साल 1979 पाकिस्तान का मुल्तान मिलिट्री बेस। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक नौजवान ऑफिसर को मेजर की रैंक दी जा रही थी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसकी वफादारी की गवाही दे रहे थे। पाकिस्तानी जनरलों के लिए वो एक होनहार सैनिक था, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान की छाती पर बैठा वो ब्लैक टाइगर था, जिसकी दहाड़ सीधे दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर तक सुनाई देती थी। रविंद्र कौशिक। भारत के असली धुरंधर की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की मोहताज नहीं है। असलियत में जो हुआ वो इतना खौफनाक और इमोशनल है कि धुरंधर जैसी फिल्में उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। आज हम इस वीडियो में रविंद्र कौशिक की जिंदगी को जानेंगे कि कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट पाकिस्तान की फौज में मेजर बन गया। फिल्म धुरंधर में आपने हमजा का किरदार देखा होगा। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक रॉ एजेंट पाकिस्तान के लियारी जैसे खतरनाक इलाके में जाकर गैंगस्टर बन जाता है। सिनेमाए पर्दे पर यह मसाला तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तान में जाकर न सिर्फ फौज में भर्ती हुआ, बल्कि वहां शादी की, अपना घर बसाया और सालों तक भारत को टॉप सीक्रेट फाइलें भेजता रहा। और आखिर में वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने भारत के सबसे कामयाब स्पाई को काल कोठरी में धकेल दिया? कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर से। 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक कोई सुपर सोल्जर नहीं थे। वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्हें एक्टिंग और मिमिक्री का जबरदस्त शौक था। साल 1975 में लखनऊ में एक नेशनल लेवल ड्रामा कंपटीशन चल रहा था। रविंद्र स्टेज पर एक ऐसे जासूस का किरदार निभा रहे थे जो पकड़े जाने के बाद भी अपने देश का नाम नहीं बताता। उस भीड़ में रॉ के कुछ ऑफिसर्स भी बैठे थे। उन्होंने रविंद्र में वो स्पार्क देखा जो एक जासूस के लिए जरूरी होता है। रॉ को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दिखने में बिल्कुल आम हो, लेकिन जिसका जिगर फौलाद का हो। 23 साल की उम्र में पर्दे के पीछे से उन्हें एक ऑफर मिला, क्या तुम देश के लिए असली जासूस बनोगे? रविंद्र जानते थे कि इस रास्ते पर वापसी का कोई टिकट नहीं है। एक बार बॉर्डर पार किया तो न पहचान रहेगी न परिवार। लेकिन 23 साल के उस लड़के ने बिना झिझके हाँ कह दिया। उन्हें दिल्ली में 2 साल तक आत्मा बदलने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, कुरान की आयतें रटवाई गईं और पाकिस्तान के रहन सहन की बारीकियां समझाई गईं। यहाँ तक कि उनकी फिजिकल आईडी बदलने के लिए उनका खतना भी किया गया, ताकि किसी भी जांच में वो पकड़े न जाएं। अब रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो चुका था और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। और अब शुरू होता है असली खेल। 1975 की एक अंधेरी रात में नबी अहमद शाकिर ने बॉर्डर पार किया। उनके पास न कोई बंदूक थी न कोई बैकअप। उनका पहला मिशन था पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। लेकिन क्या एक इंडियन स्पाई वहां के कड़े बैकग्राउंड चेक से बच पाया? धुरंधर में हमजा को गैंगस्टर दिखाया गया है, लेकिन असलियत में रविंद्र कौशिक का निशाना बहुत बड़ा था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से LLB की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने वो किया जो दुनिया के जासूसी इतिहास में नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की भर्ती परीक्षा दी और उसे पास भी कर लिया। नबी अहमद शाकिर बनकर वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेने लगे। सोचिए, जिस वर्दी को पहनकर पाकिस्तानी अफसर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, उसी वर्दी को पहनकर एक भारतीय जासूस उनके बीच परेड कर रहा था। उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि वो प्रमोट होते होते मेजर की रैंक तक पहुंच गए। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को वो जानकारियां भेजी जो आज भी रॉ के रिकॉर्ड्स में सबसे कीमती मानी जाती हैं। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान की हर मूवमेंट, उनके हथियारों की तैनाती और उनकी खुफिया रणनीतियां दिल्ली को पहले से पता होती थीं। इंदिरा गांधी उनके काम से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। लेकिन एक जासूस की जिंदगी में सुकून की जगह नहीं होती। रविंद्र ने वहां की एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ। अमानत को सालों तक ये नहीं पता चला कि जिस शख्स के साथ वो जिंदगी बिता रही है वो असल में कौन है। लेकिन तभी 1983 की वो मनहूस शाम आई जब रॉ ने एक नई भर्ती को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, और उस एक गलती ने ब्लैक टाइगर की किस्मत बदल दी। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो रोज सुबह पाकिस्तानी झंडे को सलामी देता था, उनके ऑफिसर्स मेस में खाना खाता था और उन्हीं की फाइलों पर साइन करता था। 1979 में जब उन्हें मेजर बनाया गया तो उनके पास वो एक्सेस आ गई
जो किसी भी जासूस के लिए जन्नत जैसी होती है। वो जानते थे कि पाकिस्तान की कौन सी ब्रिगेड कहाँ तैनात है, उनके पास कितने टैंक्स हैं और सियाचिन से लेकर कश्मीर तक उनकी अगली चाल क्या होने वाली है। रॉ के पुराने ऑफिसर्स आज भी बताते हैं कि रविंद्र के भेजे गए इनपुट्स इतने एक्यूरेट होते थे कि दिल्ली में बैठे जनरलों को ऐसा लगता था जैसे वो खुद पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में बैठे हों। साल 1983। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान में पूरी तरह जड़े जमा चुके थे। उनकी पहचान इतनी मजबूत थी कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। लेकिन दिल्ली में बैठे रॉ के कुछ अधिकारियों ने एक फैसला लिया। उन्होंने रविंद्र की मदद के लिए एक कुरियर भेजने का सोचा। उस शख्स का नाम था इनायत मसीह। इनायत को निर्देश दिए गए थे कि वो पाकिस्तान जाकर रविंद्र से मिले और उनसे जरूरी जानकारी कलेक्ट करे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इनायत मसीह जैसे ही बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस ने उसे संदिग्ध मानकर दबोच लिया। इनायत कोई ट्रेंड कमांडो नहीं था। पाकिस्तानी जेलों के 3rd डिग्री टॉर्चर के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने वो नाम उगल दिया जिसे सुनकर पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेजर नबी अहमद शाकिर। ISI को यकीन नहीं हुआ कि उनकी अपनी फौज का एक चमकता हुआ सितारा असल में एक इंडियन ब्लैक टाइगर है। उन्होंने रविंद्र को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। मसीह से जबरदस्ती रविंद्र को फोन करवाया गया और उन्हें मुल्तान के एक सुनसान पार्क में मिलने के लिए बुलाया गया। रात का समय, मुल्तान का पार्क। रविंद्र कौशिक धीरे धीरे इनायत की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तभी अचानक चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं और दर्जनों कमांडो उन्हें घेर लेते हैं। उस रात रविंद्र को समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सियालकोट के एक हाई सिक्योरिटी टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। वहां उनके साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। उन्हें हफ्तों तक जंजीरों से बांध कर रखा गया, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया। लेकिन उस ब्लैक टाइगर ने 2 सालों तक सिर्फ एक ही बात कही, मेरा नाम नबी अहमद शाकिर है, मैं कोई स्पाई नहीं हूं। जब टॉर्चर से काम नहीं चला तो पाकिस्तान ने उन पर मुकदमा चलाया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। उन्हें पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल मुल्तान सेंट्रल जेल में रखा गया। यहां से शुरू होती है रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। वो जेल से अपने परिवार को चिट्ठियां लिखते थे। उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उनका इशारा भारत सरकार की तरफ था। जासूसी की दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है कि अगर आप पकड़े गए तो आपका देश आपको पहचानने से इनकार कर देता है। रविंद्र के मामले में भी यही हुआ। भारत सरकार ने उन्हें अपना नागरिक मानने से मना कर दिया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई विवाद न हो। सोचिए उस जांबाज पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी पूरी जवानी देश के लिए दुश्मन की फौज में बिता दी और अब उसका अपना देश उसे पहचानने को तैयार नहीं था। रविंद्र जेल में टीबी और दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? उनके आखिरी शब्द क्या थे जो उन्होंने अपनी मां को भेजे थे? साल 1985 पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई। उन पर जासूसी और गद्दारी के संगीन इल्जाम थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, असली सजा वो नहीं थी जो पाकिस्तान ने दी थी। असली सजा वो थी जो उन्हें अपने ही देश से मिल रही थी। जासूसी की दुनिया का एक कड़वा प्रोटोकॉल है, अगर पकड़े गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देगी। रॉ और भारत सरकार ने वही किया। रविंद्र कौशिक, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 8 साल पाकिस्तान की फौज में भारत की आंख बनकर बिताए, उन्हें रातों रात एक अनजान आदमी घोषित कर दिया गया। फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे स्पेशल फोर्सेस आकर अपने एजेंट को बचा ले जाती है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। रविंद्र पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल मियांवाली में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। वहां उन्हें आम कैदियों के साथ नहीं बल्कि खतरनाक अपराधियों के बीच रखा गया ताकि उनकी मानसिक शक्ति को तोड़ा जा सके। रविंद्र कौशिक ने जेल से अपनी मां और पिता को जो खत लिखे वो आज भी उनकी बहादुरी और दर्द की गवाही देते हैं। 16 साल उन्होंने 16 लंबे साल पाकिस्तान की कालकोठरी में बिताए। साल 2001 मुल्तान सेंट्रल जेल के अस्पताल के एक टूटे हुए बिस्तर पर भारत का यह ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
पाकिस्तान ने उनके शव को जेल के पीछे ही कहीं दफना दिया। भारत के इस महान सपूत को अपनी मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की भी कहानी है जो अपने ही नायकों को भूल जाता है। फिल्म धुरंधर में हमजा जैसे किरदारों को दिखाकर शायद हम मनोरंजन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी रविंद्र कौशिक जैसे असली ब्लैक टाइगर को वो सम्मान दे पाएंगे जिसके वो हकदार थे? तो क्या फिल्म धुरंधर ने गलत दिखाया? जवाब है हाँ और नहीं। फिल्म एक फिक्शन है जिसमें चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, लेकिन जब हम रविंद्र कौशिक की बात करते हैं तो कोई भी फिल्म उनके बलिदान के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। रविंद्र कौशिक ने जो किया वो किसी गैंगस्टर की लड़ाई नहीं थी, वो एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर था। उन्होंने दुश्मन की वर्दी पहनकर दुश्मन के ही घर में अपनी जगह बनाई। आज जब हम सर्जिकल स्ट्राइक या मॉडर्न ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस रास्ते की नींव रविंद्र कौशिक जैसे लोगों ने ही रखी थी। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अब आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को अपना एजेंट स्वीकार कर लेना चाहिए, या क्या जासूसी की दुनिया की ये गोपनीयता ही उनके बलिदान का असली गहना है?